नमस्कार दोस्तों, विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर आदित्य पंडित, फिजिक्स फैकल्टी। जो हम नए सिलेबस पे बात कर रहे हैं 2020 और 21 वाले पे, कक्षा 10 की विज्ञान क्लासेज का नया बैच चल रहा है। विज्ञान क्लास का नया बैच चल रहा है, चैप्टर नंबर 9 चल रहा है और एक वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, ठीक है, जो कि परावर्तन पर बेस्ड था कि परावर्तन क्या होता है और लाइट क्या होती है। अब आता है परावर्तन के नियम, इसमें देखते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो ये परावर्तन का नियम क्या कहता है कि कोई भी प्रकाशिक किरण किसी समतल चिकने पृष्ठ से टकराएगी तो वह परावर्तित हो जाती है, यानी उसकी दिशा मुड़ जाती है। तो मान लिया कि इधर लेते हैं, ओके, ये अपना समतल दर्पण मान लिया या कोई कांच मान लिया जिससे हम मुंह देखते हैं। किसी साधारण कांच के पीछे या एक साइड पे कोई भी, जैसे या तो चांदी की कलाई कर दो या फिर उसे एल्यूमिनियम की परत चढ़ा देते हैं, तो वह विशेष प्रकार से मिक्स किया हुआ रहता है एल्यूमिनियम, तो वह एक दर्पण का रूप ले लेता है। तो माना कि यहाँ से एक आपतित किरण आती है, ये ओके, और यह परावर्तित हो गई, ओके। ये मान लिया हमने P, ये है O, ये है Q, ये समतल दर्पण A और B मान लिया, ओके। अब पहला नियम क्या कहता है कि पहला नियम कहता है, परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम कहता है कि यह है आपतित किरण, आपतित किरण, ओके। और ये क्या है अपनी, ठीक है, कि आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों किसी काल्पनिक लंबवत पृष्ठ द्वारा विभाजित होता है, ओके। तो क्या है, तो ये लंबवत काल्पनिक पृष्ठ क्या है, जिसे हम अभिलंब कहा जाता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये नियम में नहीं है, वैसे अपनी जो बुक है RBC की, उसमें 2 ही नियम दे रखे, लेकिन एक नियम ये भी है। तो आप इसको नियम न मान के इसको एक पॉइंट मान लेते हैं, ओके, नोट मान लिए इसको, ओके। थोड़ी जुकाम लग गई है, माफ कीजिएगा। हाँ, तो ये काल्पनिक जो पृष्ठ है ये कहाँ पे आता है, तो यह आएगा, इसको एकदम बीचों बीच से डिवाइड कर देती है। ये लो, इसको बीचों बीच से डिवाइड करने पे ये क्या कहलाएगा अपना, अभिलंब, ओके। यह जो जिसे हम मान लिया है, ये लो एन से डिनोट कर दिया इसे, ओके। तो यह आपका अभिलंब हो गया। समझ में आई मैंने क्या बताया कि आपतित किरण परावर्तित किरण को विभाजित करने वाला काल्पनिक लंबवत पृष्ठ एक अभिलंब होता है जो इनको डिवाइड कर देता है, ओके। ये हो गया। चलो अब इसके नियम पे आते हैं। इसके 2 नियम है, इसमें इसको मिटा रहा हूं मैं, ओके। लो नंबर 1, यानी पहला नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। देख लो, जो PO है ये आपतित किरण
ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ये किस तल पे है? इस AB पे है। किस पे है? AB पे स्थित है। तो ये हो गया आपका पहला नियम कि आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ओके, अब एक चीज जिसका अगले नियम में जिक्र होगा, क्या कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभिलंब के साथ बनने वाला कोण आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये आपका अभिलंब है n, तो PQ आपतित किरण है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, कौन सा वाला? ये वाला एंगल, ये वाला कहलाएगा अपना कोण I, यानी कि आपतन कोण। क्या कहलाएगा? आपतन कोण। चलो इसको मैं नीचे लिख दूंगा। और ये वाला जो कोण है जो कि परावर्तित किरण के साथ बन रहा है, ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल, यानी कि परावर्तित कोण आव है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, यहाँ पे जो एंगल I है, जो PON जो क्या कहलाता अपना आपतन कोण। ओके, और जो एंगल आव है वो क्या है? QON जो क्या है? परावर्तन कोण। ओके, तो सेकंड नियम क्या कहता है? अब देखो सेकंड नियम, सेकंड लॉ कहता है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के इक्वल होगा। सीधा सा है, क्या है कि आपतन कोण सॉरी भाई लोग, थोड़ा क्या सर्दी खांसी हो जाती है क्योंकि मौसम चेंज होगा ना। आपतन कोण I, ठीक है, आपतन कोण I परावर्तन कोण आव के इक्वल होता है हमेशा हमेशा हमेशा। फिर चाहे ऐसा नहीं, ये जो लाइट है चाहे इस प्रकार आके निकल जाए, तो इनके बीच में एक अभिलंब डाल दिया, ये अपना कांच है, ठीक है, ये अभिलंब डाल दिया, फिर भी ये कोण और ये कोण हमेशा इक्वल होंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये थे इसके दोनों नियम, दोनों इसके नियम हो गए। क्या था कि आपतन कोण, ये वाला अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे हैं, और दूसरा था आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान रहेंगे। ओके, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि कोण आर इज इक्वल टू कोण I। या इसको इस प्रकार से भी लिख दो कि कोण PON इज इक्वल टू कोण QON। ओके, समझ में आया आपको कि परावर्तन के नियम कौन कौन से थे, होते हैं। चलो जी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद में कि समतल दर्पण क्या होता है। तो इसको मैं छोटे से सबसे सटीक फॉर्म में आपको समझाऊंगा कि समतल दर्पण के आसपास जितने भी जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो देखते हैं। हाँ, तो अब अगली हेडिंग है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो सीधा सा देखते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे, उसी के हिसाब से हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाएंगे। ये है अपना समतल दर्पण।
ठीक है। इसके एक साइड पे इसको इस प्रकार, दर्पण को हमेशा इसी प्रकार से डिनोट किया जाएगा हमेशा। तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर। ओके, समतल दर्पण, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब देखो इसका पहला पॉइंट कि यह सदैव सदैव आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि लिख लेना आप लोग कि समतल दर्पण सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। अब ये आभासी सीधा क्या होता है? तो अभी देखो आप लोग, जब कांच में आप मुंह देखते हो तो आप पाते हो कि हाँ यार ये मेरे जैसा ही आदमी, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है ना, नहीं होता ना भाई। अपन को ऐसा लगता है, अपन को आभासी बनता है कि हाँ यार ये कांच के अंदर कोई है अपने जैसा, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता, यानी कि वो आभासी है, काल्पनिक रूप से है। और सीधा इसीलिए बनता है कि अपना जैसे नाक है, अब नाक वगैरह सब कुछ है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये मुंडी उल्टी हुई दिखाई देती है भाई। जैसे जो गोले दर्पण होते हैं उनमें लगभग ऐसा होता है कि उल्टा दिखाई देता है, लेकिन इसमें हमेशा सीधा दिखाई देगा। हमें देख लेना, अगर वीडियो देखते देखते इसको पॉज करके, जो कांच के जो कैमरा है सेम कैमरे के जैसा काम करेगा ये। आप लोग ये समझ लो कि यह प्रतिबिंब को सीधा बनाएगा, ऐसे नहीं कि उल्टा कर दिया या तिरछा कर दिया, टेढ़ा कर दिया, ऐसा नहीं होगा, एकदम सीधा। अगर हम जैसे नाक नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ऊपर तो ऊपर ही रहेगा, उसको पलटेगा नहीं है। तो ये हो गया आपका सीधा व आभासी प्रतिबिंब। और एक पॉइंट और ऐड करते हैं इसमें कि एवं पार्श्विक उल्टा बनाता है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर पहले कह दिया सीधा, आप कहते हो उल्टा। तो ये देखो बेटा, ये है पार्श्विक, लिटरली कि पार्श्विक उल्टा बनाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये समतल दर्पण है और यहाँ पे मैं इसको PS और QZ मान लिया, ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ें यदि समतल दर्पण के इस तरफ, जैसे यहाँ पे मेरा समतल दर्पण है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कुछ लिख दिया मैंने, तो हम उस तरफ देखेंगे तब यह हमें इस प्रकार से दिखाई देगा ZQSP, यानी कि यह पार्श्विक उल्टा इस प्रकार से दिखाई देगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि पार्श्विक उल्टा ये होता है। ठीक है। जैसे मान लिया अगर आपने 2 लिख दिए तो यह आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके, समझ में आया? अगर आपने इधर 6 लिख दिए तो इधर आपको ये इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये होता है आपका पार्श्विक उल्टा। समझ में आया पार्श्विक उल्टा क्या होता है? चलो अच्छी बात है। अब आता है अगला। अगला क्या कहता है कि किसी जो दर्पण, मान लिया कि यहां पे कोई एक लड़की खड़ी है, ओके, इसकी हाइट 6 फीट है, या ज़्यादा हो गई ना, चलो कोई बात नहीं, अच्छी लंबी पूरी है मेरी जैसे, यह 6 फीट की है, तो यह कांच में देखेगी तो यह भी 6 फीट की ही दिखाई देगी। समझ में आया कि समान लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यह भी 6 फीट का ही दिखाई देगा। कि अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, लिखो आप लोग कि बिंब की साइज का ही प्रतिबिंब बनता है, यानी बिंब जितना लंबा होगा प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा होगा। ओके, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये जो लड़की है, मान लिया इसका नाम मोनालिसा है, मोनालिसा, ठीक है। अब ये जो मोनालिसा है ये कहती है कि मैं कांच की तरफ जा रही हूँ, ये कांच की तरफ जा रही है। ये पॉइंट लिखते जाना इंपॉर्टेंट है। और यह 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, दौड़ रही है, चलना थोड़ी हो गई है, तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर है, ठीक है, प्रति घंटे की स्पीड से
कांच की ओर दौड़ रही है। तो ये जो मोनालिसा का जो प्रतिबिंब इमेज है, यह आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी ओर आती हुई दिखाई देगी। कभी भी नोटिस कर लेना आप लोग, ठीक है। ये पॉइंट डालो कि यदि कोई बिंब यू वेग से चलता है, यदि कोई बिंब यू वेग से चलता है तो प्रतिबिंब 2u यानी कि u के 2 गुना 2u, कि यदि यह u वेग से गतिशील है तो प्रतिबिंब 2u वेग से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। ओके, हम सब चलो, ये हो गया इसका काम। क्या हो गया, एक तो कि आभासी सीधा पार्श्विक उल्टा बनता है, अगर इसकी जितनी हाइट है उतनी हाइट ये होगी, और 30 किलोमीटर अगर ये मतलब कि जिस स्पीड से इधर जाए तो उससे दुगनी स्पीड से वही इधर से आती हुई दिखाई देगी। अब एक चीज़ और कि यह 6 फीट की है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि यह 6 फीट की है, तो इससे अपना पूरा इमेज देखने के लिए, अपनी पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कि प्रतिबिंब मेरा पूरा दिखाई दे, मिरर की कितनी आवश्यकता होगी, यानी मिरर जो है कांच है वो कितना लंबा हो। तो ये चीज़ देख लेना कि जो कांच है वह इसकी लंबाई का आधा होना चाहिए। मान लिया इसकी लंबाई h है, कैपिटल H, तो इसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम जो कांच की ऊंचाई है वह h/2 तो होनी ही चाहिए। अर्थात अगर ये 6 फीट की है तो कांच का 3 फीट का होना आवश्यक है, तभी यह अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगी, एडी और चोटी दोनों देख पाएगी, अन्यथा यह नहीं देख पाएगी। हाँ, न्यूनतम बोला हूँ मैं, बाकी तो कितना ही हो ये पूरा देख लेगी। तो आई होप समतल दर्पण में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसकी शायद आवर्धन क्षमता आप लोगों की है नहीं, वो 12th में है, वो 12th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। ओके, तो समतल दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मोनालिसा ने क्या क्या किया। आप लोगों को कुछ इत्मीनान से पढ़ना है। जितने भी मैं जो वीडियोस कवर करा रहा हूँ उनके नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि एग्ज़ाम नोट्स बनाने हैं। एक होता है शॉर्ट नोट्स कि जो हमें नहीं आए ना तो उसको हमें एक छोटी सी डायरी में लिख ले और डेली उसको रिवाइज करें, ये होता है शॉर्ट नोट्स का काम। और एग्ज़ाम टाइम्स में वह बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो खूब पढ़िए। आज के लिए इतने ही पढ़ाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।